बोकारो जिला का तहरीरपुर थाना है और उसके अंतर्गत बिष्णुपुर की जमुना नदी बहती है और उसी नदी पे एक बांध का निर्माण किया गया है। लगभग 21 से 22 अक्टूबर 2024 की बात है। वहां से कुछ लोग जब गुजर रहे थे तभी किसी शख्स की नजर उस बांध में कुछ तैरते हुए टुकड़ों पर पड़ती है। दरअसल जब वो आदमी उसको गौर से देखता है तो पता चलता है कि वो जो टुकड़े वहां पर तैर रहे हैं वो किसी मानव शरीर के अंग है। और जैसे ही उसे ये अंदेशा होता है तुरंत ही नजदीकी पुलिस को सूचना दी जाती है और मौके पर पुलिस पहुंचती है और साथ ही जो टुकड़े तैर रहे थे उनको निकाला जाता है। तो पता चलता है कि ये किसी महिला के शरीर के पार्ट से कटे हुए, और वो इसलिए पता चलता है क्योंकि जो महिला का एक पैर वहां तैर रहा था, आधा टुकड़ा पैर का, उसके जो पैर की उंगली होती है उसमें महिला ने बिछिया पहन रखी थी और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सका था कि एक तो ये महिला के पैर हैं और दूसरा ये महिला शादीशुदा है। दोस्तों, पुलिस जब इस खुलासे को पब्लिक के सामने लाती है कि इस महिला का कत्ल किसने किया और किस वजह से किया गया, सच में सभी लोग इतने हैरान में पड़ जाते हैं कि क्या किसी औरत की जान या किसी भी इंसान की जान इतनी सस्ती है कि कोई भी मामूली सी इतनी सी बात के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। सारी कहानी जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों इस महिला का कत्ल हुआ, किसने किया, साथ ही किस रीजन से हुआ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो में आपको कोई कमी नजर आती है तो प्लीज अपना कमेंट जरूर छोड़ें। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है झारखंड के बोकारो जिले की। उसके अंतर्गत एक गांव आता है। बात है 19 अक्टूबर 2024 की। एक परिवार जिसमें पति पत्नी और एक बुजुर्ग बाप रहते थे। पति जहां मजदूरी का काम करता था वहीं पत्नी दूसरे के घरों में झाड़ू चौका का काम करती थी और जो ससुर था बुजुर्ग होने की वजह से वो काम पर नहीं जाता था, वो घर पर ही रहता था। 19 अक्टूबर की बात है। जो उस घर का एक आदमी जिसका नाम सूरज होता है, उसकी पत्नी का नाम होता है गीता। गीता देवी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास और वहीं सूरज की उम्र लगभग 45 से के आसपास थी। ये दोनों पति पत्नी थे। साथ ही उनके साथ में जो उनके ससुर रहते थे जिनका नाम होता है नीलम रजवार, और उनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास थी और इस वजह से वो काम पर नहीं जाते थे। 19 अक्टूबर को सुबह सूरज काम पर निकल जाता है खाना वाना लेकर, लेकिन जब शाम को वापस लौटता है तो अपनी पत्नी गीता को आवाज लगाता है, लेकिन गीता की कहीं से कोई आहट नहीं आती। तो जाकर अपने पिता नीलम रजवार से पूछता है कि पापा गीता कहाँ गई, आवाज दे रहा हूँ लेकिन कहीं से बोल नहीं रही। तो उसके पिता कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता बेटा, सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ, सुबह तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद ही गीता घर से निकल गई थी कुछ काम का कहकर, और अभी तक वापस नहीं आई है, ना ही उसने खाना बनाया है और अभी तक मैं भूखा बैठा हूँ। और जैसे ही सूरज अपने पापा द्वारा बताई गई इस बात को सुनता है तो वो परेशान हो जाता है कि गीता सुबह की गई हुई है, रात होने को आई है लेकिन अभी तक घर नहीं आई। सूरज अपनी पत्नी गीता को ढूंढना शुरू करता है आसपास के घरों में या जिनके घर भी गीता का आना जाना था उन सबसे पूछता है कि क्या गीता आई है। आसपास के लोगों से पूछता है कि क्या गीता को कहीं जाते हुए देखा है, लेकिन कहीं से गीता का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और तभी परेशान होकर जो सूरज होता है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर अपने पत्नी के गायब होने की सूचना देता है। लेकिन पुलिस, क्योंकि 24 घंटे हुए नहीं थे, इसलिए पुलिस मुकदमा दायर नहीं करती है और कहती है कि कहीं गई होगी, कल तक इंतजार करो, आ जाएगी। और इसी सांत्वना के साथ पुलिस सूरज को घर भेज देती है। सूरज घर आ जाता है लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। हालांकि सूरज को ये बिल्कुल अंदेशा नहीं था जरा सा भी कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही
साधारण मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, किसी से ज्यादा ना मेल मिलाप था और ना ही किसी से दुश्मनी थी। इसके बाद 20 अक्टूबर का सारा दिन निकल जाता है। सूरज अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकता था ढूंढने में वो करता है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता और इस तरीके से आ जाता है 21 अक्टूबर का दिन। 21 अक्टूबर को सूरज फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, 2 दिन हो गए मेरी पत्नी घर वापस नहीं आई है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। और इस तरीके से पुलिस उसका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसको ढूंढने की कोशिश करती है। अब जहां पर सूरज रह रहा था, पुलिस वहां आती है और आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करती है। सबसे पूछा जाता है कि क्या तुमने गीता को घर से बाहर निकलते हुए देखा है, लेकिन हर किसी का यही कहना था कि गीता को घर से बाहर कहीं भी आते जाते किसी ने नहीं देखा। अब जब पुलिस परेशान हो जाती है कि अगर गीता घर से बाहर निकली ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, तो वो कहाँ गायब हो गई। तभी पति से पूछा जाता है सूरज से कि जब तुम घर से बाहर गए थे तो घर में तुम्हारे अलावा तुम्हारी पत्नी के साथ और कौन था, मतलब आखिरी वक्त में पत्नी तुम्हारी किसके साथ थी। तो सूरज कहता है, रोज की तरह मैं काम पर चला गया था और रोज की तरह ही पत्नी घर पे थी और मेरे पापा जो कि घर में ही रहते हैं सिर्फ वो थे। अब पुलिस को शक होता है और साथ ही पुलिस सूरज से भी कहती है कि कहीं तुम्हारे पापा ने तो कुछ नहीं कर दिया। तो सूरज हैरान होकर पुलिस से कहता है, साहब आप कैसी बात करें, वो मेरे पिता हैं और उनकी उम्र 70 साल है और ये कोई आज की बात नहीं है। सालों से मेरे पिता घर में ही रहते आ रहे हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इसलिए वो काम पर नहीं जाते। लेकिन पुलिस का तो काम ही होता है किसी पर शक करना जब तक कि कातिल ना पकड़ा जाए। और पुलिस के नजरों में अब सूरज का पिता, जिसकी उम्र 70 साल थी, जिसका नाम होता है नीलम रजवार, उस पर प्राइम सस्पेक्ट जाता है। साथ ही पुलिस अब घर के अंदर जाती है और पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है, छानबीन शुरू करती है। और इसी छानबीन के दौरान पुलिस को कुछ खून के धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो कुछ धुंधले से पड़ गए थे और पुलिस का शक और बढ़ जाता है और तभी डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जाता है और जिसके बाद जांच पड़ताल होने के बाद पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि हो न हो सूरज के पिता नीलम रजवार का इस कत्ल में जरूर कोई ना कोई हाथ है। और उसके बाद पुलिस शक के आधार पर उसके पिता को, नीलम रजवार को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में नीलम रजवार ये बार बार यही कह रहा था कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बहू सुबह कुछ काम का बोल के घर के बाहर गई थी और मैं खाने का वेट कर रहा था कि आकर खाना बनाएगी, लेकिन बहू आई ही नहीं। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था और पुलिस अपने सख्ती पर आती है और जब थोड़ी सी पिटाई शुरू की जाती है, तुरंत ही नीलम रजवार टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल करता। वो कहता है, हाँ मैंने ही अपनी बहू का खून किया है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक 70 साल का बुजुर्ग ससुर अपनी 40 साल की बहू का खून क्यों करेगा, क्योंकि बुढ़ापे में तो उसे सहारे की जरूरत थी, कौन रोटी बना कर देगा। तभी पुलिस भी ये पूछती है कि तुमने मारा तो मारा, पर क्यों मारा, और वो भी इतनी निर्दयता के साथ कि उसके शरीर के अंगों को टुकड़े टुकड़े कर तुमने नदी में फेंक दिया। और तभी नीलम कहता है कि मेरा बेटा तो रोज काम पर चला जाता था, सुबह सारा दिन मेरी बहू और हम ही घर पर रहते थे। बहू थोड़े काम के लिए बाहर जाती थी लेकिन जल्द ही घर वापस आ जाती थी और मेरे ऊपर हमेशा मेरे साथ दुर्व्यवहार करती थी। हर बात पे मुझे ताना देती थी, हर बात पे मुझे उल्टा सीधा बोलती थी और हर बात पे मेरे साथ बदतमीजी से बात करती थी। मैं चुपचाप सहता रहता था कि कोई बात नहीं, बहू बेटे है। हालांकि इस बात की जानकारी मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी अपने बेटे से ये बात कही ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इन दोनों पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो। 19 अक्टूबर की बात है, मैं काफी वक्त गुजर गया था, 11 बज रही थी, तो मैंने बहू से कहा कि बहू मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। और जैसा मेरा ये कहना हुआ,
बहू मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गई, मेरे साथ बदतमीजी करने लग गई। बोलती अगर खाना है तो खुद बना ले, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ। और इसी बात से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि ये हर रोज़ की बात हो गई थी। और वहीं पर एक लोहे की रॉड पड़ी हुई थी जिसको मैंने उठाया और ज़ोर से अपनी बहू के ऊपर वार कर दिया और एक ही वार में बहू नीचे गिर गई और रोने तड़पने लग गई और खून निकलने लग गया। लेकिन मुझे उस समय पर इतना गुस्सा आ रहा था, मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो मुझे दाँत से काटने की कोशिश कर रही थी, मुझे गालियाँ दे रही थी। उस वक़्त भी मेरे ऊपर खून सवार हो गया और वहीं घर में जो यूज़ होने वाला चाकू पड़ा था, वो चाकू मैं लिया और तुरंत ही उसके गले को मैंने चीर दिया और जिसकी थोड़ी ही देर बाद उसकी तड़प-तड़प कर मौत हो गई। अब जब उसकी मौत हो जाती है, तो मैं परेशान हो गया कि मैंने मार तो दिया इसे, लेकिन अब मैं क्या करूँ? अगर मेरे बेटे को पता चला तो वो मुझसे नफ़रत करने लगेगा और साथ ही पुलिस भी मुझे अरेस्ट कर लेगी। और इसी डर की वजह से मैंने मेरी बहू के टुकड़े-टुकड़े किए, एक पॉलीथीन में बाँधा, उसके बाद एक बोरी में डाला और कंधे में टाँग कर नदी की तरफ ले गया और नदी में उन टुकड़ों को निकाल कर अलग-अलग फेंक दिया। इसी सोच में कि कुछ टुकड़े तो मछलियाँ खा जाएँगी और अगर कुछ नहीं भी खा पाई, तो नदी के पानी के साथ बहकर दूर चले जाएँगे। लेकिन दोस्तों, जब खुलासा तो तब होता है जब थोड़ी ही दूर के पुलिस स्टेशन पर एक औरत का पैर मिलता है जिसमें कि बिछिए लगे हुए थे, पहना हुआ था पैर में। और जब इस पुलिस स्टेशन से संपर्क किया जाता है कि क्या वहां कोई महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, तब तुरंत ही पता चलता है कि सूरज ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो भी महज 3 दिन पहले। और जब सूरज को उसके पैर में पहना हुआ बिछिया दिखाया जाता है, तो सूरज तुरंत ही पहचान लेता है कि हाँ, ये तो मेरी पत्नी का बिछिया है क्योंकि ये बिछिया मैं खुद ही लेकर आया था उसके लिए। और इस तरीके से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई है कि आज के टाइम में इंसान के जान की कीमत एक मछली या यूं कहे कि किसी भी पालतू पेट जिनका लोग मांस बनाकर खा जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इंसान थोड़ी-थोड़ी सी बातों में कभी भी किसी का भी मर्डर कर देता है, उसको काट कर फेंक देता है। और यहाँ पर भी एक 70 साल का बुजुर्ग इंसान सिर्फ अपनी बहू से बदतमीजी की वजह से, खाना ना बनाने की वजह से उसकी हत्या कर देता है और ना सिर्फ हत्या से उसका मन भरता, बल्कि उसके टुकड़े-टुकड़े कर कर मछलियों को खिला देता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।